हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने बात की थी अकाउंटिंग इक्वेशन की, जिसका मैंने पार्ट 1 कर दिया था। उसमें मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको वेरियस ट्रांजैक्शंस को दिखाया था कि कैसे कैसे उनको रिकॉर्ड करना है। तो आज है पार्ट 2 उसका, और आज ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी पार्ट 2। कुछ पॉइंट्स इसमें रह गए थे जिसको हमने डिस्क्राइब नहीं किया था कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो हमारी बची हुई हैं। अब हमारी टर्म्स क्या क्या है वो, एक तो आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस, नेक्स्ट आपके पास एक्रूड इनकम, और नेक्स्ट वन आपके पास अनअर्न्ड इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होता है, वो खर्चा होता है जिसको आपने पेमेंट नहीं किया। वो ड्यू तो हो चुका है, ड्यू का मतलब कि हमें उसको इतना देना तो है पर वो बकाया है, अभी उसको हमने पेमेंट नहीं किया। जैसे आपकी ट्यूशन की फीस है, आपकी ट्यूशन फी है, आपकी 2 महीने की पेंडिंग है, तो 2 महीने की ट्यूशन फी हमने पे नहीं की बट वो पेमेंट करनी है, तो वो आपकी क्या होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। सपोज जिस बिल्डिंग में हम काम करते हैं, जिस बिल्डिंग में हमने अपना बिजनेस ओपन किया है, उस बिल्डिंग का 2 महीने का रेंट हमारा बकाया है, वो आपका आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। तो वो रेंट आपको पेमेंट करना है, तो उसका इफेक्ट कहां कहां पर होगा। हमने बताया था कि अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उससे 2 अकाउंट इफेक्टेड होंगे। अब यहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एक तो कैपिटल से माइनस करोगे क्योंकि उससे आपकी कैपिटल कम होगी, क्योंकि हमने वो एक्सपेंस पेमेंट नहीं किया जिसकी वजह से हमारा खर्चा होना है, पेमेंट तो करनी है, प्रॉफिट तो कम होगा ना उसकी वजह से, क्योंकि वो आपका 1 साल का एक्सपेंस है, इसीलिए इसको कैपिटल से माइनस कर दोगे। दूसरा लायबिलिटी साइड पर आपकी टर्म आ जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये वो लायबिलिटी है जो हमारी अराइज हो चुकी है बट हमने उसको पे नहीं किया, बट विद इन 1 ईयर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसको एक बार तो आप लायबिलिटी साइड पर अलग से कॉलम बना के शो करोगे और एक इसको आप कैपिटल्स में से माइनस कर दोगे। दूसरा आपके पास है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जिसको आपने पहले ही पेमेंट कर दिया बट उसका बेनिफिट हम आने वाले टाइम में उठाएंगे। जैसे आपका मोबाइल का रिचार्ज है, प्रीपेड रिचार्ज। दूसरा, अगर आप डिश टीवी को पेमेंट करते हो प्रीपेड, तो वो आपका क्या है, प्रीपेड। तो पहले ही पेमेंट कर दिया, उसका बेनिफिट हम आने वाले टाइम में उठाएंगे। सपोज हमने 1 ईयर का रेंट पे करना था बट हमने 15 मंथ का पे कर दिया, तो 3 महीने का एडवांस हो गया आपका। उस 3 महीने के रेंट को हम छोड़ेंगे नहीं, उसको आने वाले टाइम में हम कंज्यूम कर लेंगे, तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है जो टाइम आने से पहले ही पेमेंट हो चुका है। तो आप इसको, क्योंकि हमारे पास से कैश जा चुका है, आउटफ्लो हो चुका है कैश का, इसीलिए उसको कैश में से माइनस कर देंगे। दूसरा, वो आपकी करंट एसेट बन जाती है जिसको विद इन 1 ईयर इसका बेनिफिट हम रिसीव कर लेंगे। तो एज एन असेट उसको असेट साइड पर प्रीपेड एक्सपेंस लिखकर आप अलग से कॉलम बना के शो करोगे। थर्ड वन आइटम है आपकी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम है जो हमने कमा ली है पर हमें वो मिली नहीं। अगर आप किसी के अंडर 2 महीने तक जॉब करते हो बट आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलती है, तो ये वो सैलरी है, वो पेमेंट है, वो इनकम है जो हमने कमा ली बट हमें मिली नहीं, बट आने वाले टाइम में तो मिलेगी। तो इसको एक तो कैपिटल पे प्लस कर दोगे क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट ऐड होता है और प्रॉफिट का डायरेक्टली इफेक्ट आपका कैपिटल पर पड़ता है। नेक्स्ट, इसको असेट साइड पर शो कर दोगे क्योंकि ये भी आपकी करंट एसेट मानी जाती है जो विद इन 1 ईयर आपके कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। अनअर्न्ड इनकम आपकी, अनअर्न्ड इनकम ये नए कमाई हुई इनकम है, या इसको आप बोल सकते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम, ये वो इनकम है जिसका पेमेंट का टाइम नहीं आया बट हमने वो पहले ही रिसीव कर ली है। जैसे आप ट्यूशन पे जाते हो, कई बार आप एडवांस में फीस सबमिट करवाते हो, तो वो आपने पहले ही पेमेंट कर दी है, तो आपके लिए तो प्रीपेड एक्सपेंस हुआ बट उस पर्सन के लिए जिसने वो रिसीव की है उसके लिए अनअर्न्ड इनकम हो जाएगी। तो ये इनकम का इफेक्ट आपका कहां कहां पर पड़ता है। दूसरी बात, अगर आपने उस इनकम को रिसीव किया है तो जब तक आप उस इनकम का काम कंप्लीट नहीं कर देते वो आपके लिए एक बर्डन की तरह होती है, तो जब तक आप उसका काम कंप्लीट नहीं करोगे वो आपकी लायबिलिटी मानी जाएगी। तो एक बार तो इसको लायबिलिटी साइड पर आप शो करोगे एज एन लायबिलिटी। दूसरा, इसकी वजह से
आपके पास पैसा तो आया ना, पैसा आया तो आपका कैश बढ़ा, इनफ्लो हुआ, तो कैश में इसको आप प्लस कर दोगे। जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर देते हो वो आपके लिए एक लायबिलिटी मानी जाएगी, उसको लायबिलिटी साइड पर शो करोगे। दूसरा, आपके पास पैसा आया तो उसको पैसे में ऐड कर दोगे। ये 4 पॉइंट है आपके। इनके अलावा आपके 2 पॉइंट और हैं। एक तो आपकी ड्राइंग्स। अगर हम कहते हैं कि किसी पर्सन ने, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस का ओनर है, उसने 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपनी बेटी के एडमिशन के लिए, अपनी बेटी की मैरिज के लिए या किसी भी अदर काम के लिए पर्सनल यूज में उसने 10,000 रुपीज निकाल लिए, तो एक तो आपके पास से कैश चला गया तो कैश में से माइनस कर दोगे। दूसरा, डायरेक्टली इफेक्ट आपका कैपिटल पर पड़ता है, कैपिटल से माइनस कर दोगे। ओके। या उसने कुछ गुड्स जो हमने बिजनेस में परचेज की थी, उसने कुछ सामान ले लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए एक तो आप उसको स्टॉक से माइनस कर दोगे जितने की उसने गुड्स ली हैं। दूसरा, उसको कैपिटल से माइनस कर देंगे क्योंकि ड्राइंग्स का डायरेक्ट इफेक्ट आपका कैपिटल पर पड़ता है। दूसरी बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कैपिटल। अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, यानी ड्राइंग है, आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो एज अ बिजनेसमैन, एज अ कंपनी या एज अ फर्म जो भी है, तो अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो उसका इफेक्ट कैपिटल पर पड़ता है। ड्राइंग का इफेक्ट, तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया, कैपिटल पर क्यों पड़ता है? देखो भाई, एक तो ड्राइंग को कैपिटल से माइनस किया जाता है, तो जितनी भी ड्राइंग होगी उसका इंटरेस्ट भी उसी में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे लोन पर हम लोन का इंटरेस्ट लोन में ही ऐड कर देते हैं, तो जैसे ड्राइंग को कैपिटल से माइनस किया जाता है तो ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग में ही ऐड कर दिया जाएगा। इट मींस एक तो वो आपके पास से माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दूसरा उसको प्लस करेंगे क्योंकि वो पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है, उसकी वजह से उसकी कैपिटल बढ़ रही है। ठीक है, तो कैपिटल बढ़ रही है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन, तो हम क्या कहेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार तो आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि वो ड्राइंग में ऐड होता है, और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों कैपिटल से माइनस होंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार प्लस भी होगा क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है फर्म में तो कंपनी की इनकम होती है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक तो ऐड किया जाएगा, ऐड इसीलिए किया जाएगा क्योंकि उसकी वजह से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसमें ऐड करोगे। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप माइनस भी करोगे क्योंकि कंपनी के लिए ये एक एक्सपेंस है, ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी इट इज एन एक्सपेंस, सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट, तो उसी को प्लस कर दोगे, उसी को माइनस कर देंगे। तो ये थी आपकी जो टर्म्स पेंडिंग रह गई थी। बाकी आपका ट्रांजैक्शन का, हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इंपैक्ट होता है, तो जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपकी असेट और लायबिलिटी साइड दोनों मैच करनी चाहिए। दूसरा, आप बैलेंस शीट फॉर्म करते हो, यहां पर आपकी लायबिलिटीज आती हैं, यहां पर आपकी असेट आती है, तो आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन में दो साइड होंगी, एक आपके पास होती है असेट साइड, एक होती है आपके पास लायबिलिटी साइड। तो आप क्या करो कि जितनी आपकी असेट्स का टोटल है, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, ये सारी की सारी आपकी यहां पर आ जाएंगी। कैश, स्टॉक, फर्नीचर, जितना भी इनका अमाउंट है यहाँ पर, जो आपकी लायबिलिटीज है, आपकी कैपिटल है, प्लस आपके क्रेडिटर्स हैं या और भी कोई लायबिलिटी है, तो ये सारी की सारी आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये साइड आपकी इस साइड पोस्ट हो जाएगी। तो जैसे आपका इन दोनों साइड का टोटल इक्वल था, आपकी बैलेंस शीट का भी टोटल हमेशा इक्वल आता है। तो बैलेंस शीट आपकी टी फॉर्म में होती है, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिक्लेयर करती है कि कितना आपका पैसा खुद का है और कितना हमें बाहर वालों को पे करना है। नेक्स्ट वन थिंग आपकी आती है
कि हम क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। मैं आपको एक इक्वेशन बता देती हूँ, उसके बिहाफ पर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो, क्लोजिंग कैपिटल इट मीन्स कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कि साल के एंड में आपके पास कैपिटल कितनी बची हुई है। सपोज मैंने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस किया था, उसमें से मैंने 25,000 खर्च दिए, 25,000 मैंने एडिशनल कैपिटल और लगा दी, और पैसा लगा दिया। एट द एंड मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस होता तो माइनस। तो मेरे पास कितना पैसा बचेगा, जो ये सारी ट्रांजेक्शन करके बचेगा, वो मेरी क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी, आपकी क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। तो ये इक्वेशन बताती हूं मैं आपको, इसके थ्रू आपके सारे सम हो जाएंगे। सबसे पहले आती है ओपनिंग कैपिटल, जितना पैसा लगाकर हमने बिजनेस को शुरू किया, प्लस अगर ड्यूरिंग द ईयर मैं इसमें और पैसा लगा देती हूं, ड्यूरिंग द ईयर मैंने और पैसा लगा दिया, वो मेरी एडिशनल कैपिटल कहलाएगी। अब मैं कहती हूं कि मैंने इसमें से कुछ पैसा निकाल लिया, तो उसको माइनस कर दोगे ड्रॉइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा तो वो ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया है, तो प्रॉफिट आपका ऐड हो जाएगा। इन केस मैंने लॉस कमाया है, तो लॉस मेरा माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है आपके पास, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें आप प्लस कर दोगे। ये सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद आपके पास आएगी क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर इस इक्वेशन से, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, आपको अगर सारी साइड्स गिवन है, एक साइड गिवन नहीं है, तो सबको आप यूज करके उस साइड को निकाल लेते हो। सपोज मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और मेरे पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल इजिली निकल जाएगी। इन केस में मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, तो सारी टर्म्स को आप इधर ले आओगे, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपकी यहां से ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग कैपिटल है 5 लाख। एंड ऑफ द ईयर मेरे पास असेट्स हैं 2 लाख और मेरे पास लायबिलिटीज हैं 2 लाख। सपोज यहां पर मेरे पास क्रेडिटर्स हैं ये, तो इसके थ्रू मुझे कहता है कि मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। अब क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को लर्न करो कि हमारे पास 2 साइड्स हैं, एक साइड से असेट, एक है आपके पास लायबिलिटी साइड। तो इस साइड पर आपके पास जितनी भी चीजें आएंगी वो आपकी एट द एंड क्लोजिंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इस साइड पर क्या आता है हमारा, एक तो क्रेडिटर्स आता है, एक हमारे पास लायबिलिटीज आती है। तो क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल तो आपको गिवन है। अगर मुझे यहां पर क्लोजिंग लायबिलिटीज यानी लायबिलिटीज एट द एंड निकालनी हो, तो जितनी आपकी क्लोजिंग कैपिटल है वो आ जाएगी, प्लस में जितने आपके क्रेडिटर्स हैं वो आ जाएंगे। तो क्रेडिटर्स हैं आपकी यहां पर 2 लाख, क्लोजिंग कैपिटल है मेरे पास 5 लाख, तो मेरे पास जो टोटल मेरे पास लायबिलिटीज आनी चाहिए वो आ जाएंगी 7 लाख। और अगर मुझे कहते हैं कि क्लोजिंग असेट बताओ, तो क्लोजिंग असेट मेरे पास तो इतनी असेट बता रखी हैं, जिसमें आपके पास स्टॉक है और फर्नीचर है, ये बता रखा है। स्टॉक और फर्नीचर दोनों असेट्स है मेरे पास, बट मुझे क्लोजिंग असेट पूछी गई है। तो आपकी हमेशा एक बात ध्यान रखना, जितनी आपकी लायबिलिटी साइड होगी उतनी ही आपकी कैपिटल साइड, लायबिलिटी साइड होगी उतनी आपकी असेट साइड भी होगी। अगर मेरे पास एट द एंड ऑफ द ईयर लायबिलिटीज है टोटल 7 लाख, तो मेरी असेट्स भी 7 लाख ही होगी, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। तो आप इस चीज को यूज करके और इस इक्वेशन को यूज करके अपनी सारी असेट्स को
सारी लायबिलिटीज को निकाल सकते हो। क्लोजिंग कैपिटल भी आ जाएगी आपकी, क्लोजिंग एसेट्स भी आ जाएंगी, क्लोजिंग लायबिलिटीज भी आ जाएंगी। लायबिलिटी साइड का सारा टोटल करके आपकी क्लोजिंग लायबिलिटीज आ जाती है। ओके, तो ये था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन तक का चैप्टर कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद जो नेक्स्ट होगा आपका अकाउंटिंग के सिलेबस में 11th में, वो किया जाएगा। और ये जो वीडियोस हैं आपके बिगिनर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए भी यूज हैं। जो आप सीख रहे हो, जिसने 11th में अकाउंट्स नहीं किया था या जिसने अब साइंस ली थी बीएससी, अब वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आया, उसके लिए भी ये आपकी काफी यूजफुल है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।